नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 7 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नोबेल पुरस्कार मिला है मेडिसिन में, किसको मिला है, क्यों मिला है। साइंस का अच्छा आर्टिकल है, बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा आर्टिकल, पैसिव यूथनेशिया में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, तो ये डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल, कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की डेथ हो गई मध्य प्रदेश और राजस्थान में, काफ़ी दुखद खबर है, तो इससे संबंधित आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस बार का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। सबसे पहले है मैरी ब्रिंको, दूसरे नंबर पे फ्रेड रैम्सडेल और तीसरे नंबर पे सिमोन सागागुची। इन्होंने क्या किया सब डिस्कस करेंगे बेसिक्स के साथ में, क्योंकि देखो बायोलॉजी का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, तो बेसिक्स अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो पूरा कंसेप्ट छपेगा नहीं आपके दिमाग में, कहानी समझ में नहीं आएगी। तो बेसिक्स के साथ हम कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का, आप सबने सुना होगा, पता होगा आपको इम्यून सिस्टम। आप कल्पना कीजिए आपकी जो बॉडी है वो एक देश है, एक कंट्री है, और इस देश में, किसी भी देश में आपको पता है ना, सोल्जर्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी प्रकार से बॉडी में ना WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो सोल्जर्स का काम करते हैं। और इनमें से वाइट ब्लड सेल्स में से एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनको बोलते हैं टी सेल। टी सेल का काम है एनिमीज को मारना। जैसे बॉडी में भारी दुश्मन आ जाते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर इवन कैंसर सेल है, तो इन सभी एनिमीज को खत्म किया जाता है टी सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? टी सेल के द्वारा। लेकिन देखो यहां पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी ये सोल्जर्स यानी टी सेल कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? उन्हें समझ में नहीं आता कौन सा जो सेल है वो पैथोजन है यानी दुश्मन है, और कौन सा सेल अच्छा सेल है जो शरीर के लिए लाभदायक है। तो कई बार कंफ्यूज होके जो ये टी सेल है ना, अपनी बॉडी के सेल्स को ही दुश्मन समझ के उन्हें मारने लगते हैं। तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब शरीर के जो ये स्पेशल सोल्जर थे टी सेल, ये अपनी ही बॉडी के सेल्स पे अटैक कर रहे हैं। यानी जिन सोल्जर्स के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दुश्मन से बचाना, वो तो खुद के ही लोगों को मार रहे हैं। तो ये हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब सेल्फ और इम्यून मतलब डिफेंस, यानी सेल्फ को अटैक करना, खुद को ही अटैक कर लेना। तो ये एक देखो ट्रेजेडी हो जाती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखो ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूं अपनी नॉलेज की सहायता से। तो अभी जो ये आर्टिकल में मिलेगा वो तो नया क्या क्या हुआ है वो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको नया बताऊं उससे पहले तो बेसिक्स बताना पड़ेगा ना, बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे देखो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है? ये एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का। इसमें जो ये वो स्पेशल सेल थे ना, टी सेल, स्पेशल सोल्जर्स, वो देखो पैनक्रियास पे अटैक करते हैं। तो इसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता और फिर डायबिटीज हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या है? इसमें ये जो स्पेशल टाइप के सोल्जर्स है ना, टी सेल, ये जॉइंट्स पे अटैक करने लगते हैं। तो हाथ पैर में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है। तो ये एग्जाम्पल हैं ऑटो इम्यून डिजीज के। अब आते हैं, ये बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। समय आता है 1990s का। उसमें देखो तब तक ना साइंटिस्ट को कुछ चीजें पता चल चुकी थी, थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी हुई थी, उन्हें कुछ चीजें पता लग गई थी। जैसे कि हमारी बॉडी में थाइमस नाम का एक ऑर्गन होता है। हमारी बॉडी में थाइमस नाम का एक स्पेशल ऑर्गन होता है, और इस ऑर्गन में थाइमस में टी सेल्स की ना ट्रेनिंग होती है। टी सेल्स की ट्रेनिंग होती है,
ताकि ये जो सोल्जर्स हैं ये पहचान सकें कौन सा बॉडी का सेल है और कौन सा दुश्मन का सेल है। और देखो ट्रेनिंग के वक्त थाइमस ऑर्गन में टी सेल्स की ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग के वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन से जो टी सेल्स होंगे वो रोग हो जाएंगे, मतलब कौन से टी सेल्स अपने ही बॉडी के सेल्स पर अटैक करने वाले हैं। उस चीज की पहचान ट्रेनिंग के दौरान ही कर ली जाती है। थाइमस ऑर्गन में ये ट्रेनिंग चल रही होती है टी सेल की। तो ट्रेनिंग के दौरान पहचान लिया कि कौन से टी सेल्स रोग होंगे और आगे जाके ऑटो इम्यून डिजीज कैरी आउट करेंगे, तो ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे रोग सेल्स को पहचान के खत्म कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। समझ गए? इसको बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, मतलब सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को एलिमिनेट कर देना, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे डिफेंड करने के बजाय उनको इसी ऑर्गन में खत्म कर देना। और इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। लेकिन देखो यहां पे एक दिक्कत थी। दिक्कत जानते हो क्या थी? इवन देखो जो ये घटिया सेल्स थे, घटिया टी सेल्स थे, उनको खत्म कर दिया जाता था नेगेटिव सिलेक्शन में। बावजूद इसके ये देखा जाता था कि कुछ हेल्दी पर्सन्स में ना, कुछ हेल्दी पर्सन्स में ये रोग टी सेल्स मिल जाते थे। खत्म होने के बावजूद भी कुछ हेल्दी पर्सन्स में ये रोग टी सेल्स मिल जाते थे, लेकिन बावजूद इसके उन पर्सन्स को ना ऑटो इम्यून डिजीज होता नहीं था। पॉइंट समझ गए? थाइमस ऑर्गन में इन टी सेल्स की ट्रेनिंग होती थी। वहां से पता लग गया कि कौन से टी सेल घटिया निकलेंगे, गद्दार निकलेंगे, जो अपनी ही बॉडी पे अटैक करेंगे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को यह लगा यार कुछ गद्दार सेल्स रह जाते हैं इवन हेल्दी पर्सन्स में भी, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। आखिर ऐसा क्यों? तो देखो साइंटिस्ट को समझ में आया कहीं ना कहीं कोई और मैकेनिज्म होगा जो इन गद्दार टी सेल्स को एक्ट करने से रोकता है। कोई तो ऐसा और स्विच होगा बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जो इन टी सेल्स को रेगुलेट करता है। मतलब साइंटिस्ट को यह चीज समझ में आ गई थी कि थाइमस ऑर्गन के अलावा भी बॉडी में कुछ ना कुछ कंट्रोल स्विच और है जो इन टी सेल्स को रेगुलेट करता है और एक्ट करने से रोकता है। तो यहां पे एंट्री होती है 1995 में एक साइंटिस्ट की, सिमोन सागागुची। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये तीसरे नंबर के जो साइंटिस्ट है ना, ये है सिमोन सागागुची। अब इन्होंने ना 1995 में एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ना ये लेबोरेटरी में ना एक माइस को लेके आए और माइस के अंदर से ना स्पेशल टाइप के टी सेल्स को इन्होंने रिमूव कर दिया। एक स्पेशल टाइप के टी सेल्स को इन्होंने रिमूव कर दिया और ये स्पेशल टाइप के टी सेल थे CD4+ टी सेल। आप बोलोगे सर ये CD4+ टी सेल कौन से थे? ये जो CD4 है ना, ये एक प्रकार से मार्कर है सेल के सरफेस के ऊपर। मार्कर है मतलब स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो सेल के ऊपर है और जिसकी सहायता से सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, 1995 में ना सिमोन सागागुची ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक चूहे को इन्होंने लिया और चूहे के अंदर से ना एक स्पेशल टाइप के टी सेल को इन्होंने रिमूव कर दिया। और वो स्पेशल टाइप के टी सेल कौन थे? CD4+। ये एक प्रोटीन है जिसकी सहायता से सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस प्रोटीन वाले सेल्स को रिमूव कर दिया सिमोन सागागुची ने। और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला तबाही आ गई। जिन चूहों के अंदर से ये CD4+ वाले टी सेल रिमूव किए गए थे ना, वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से मरने लगे। उनके अंदर लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे उनके जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होने लगे। फिर सागागुची ने क्या किया? ये जो CD4+ प्रोटीन वाले टी सेल्स थे ना, उनको वापस डाल दिया चूहों के अंदर और ये देखा सब कुछ ठीक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे प्रूव हो गई एक बात। क्या बात? ये जो स्पेशल CD4+ वाले टी सेल है ना, ये रेगुलेटरी सेल्स का काम करते हैं। मतलब ये पुलिस फोर्स की तरह हैं। ये दूसरे टी सेल को कंट्रोल करते हैं।
क्या करते हैं, ये CD4+ वाले टी सेल जो है ना, ये दूसरे टी सेल्स को कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट में इनको हम बोल सकते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स, या फिर सिंपल बोल सकते हैं ट्रैग्स। समझ गए? मैं आपके लिए ना और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लीजिए एक सिटी है जहां पे ना एक पुलिस फोर्स है। अब ये पुलिस फोर्स क्या काम करती है? पुलिस फोर्स क्या है? टी सेल्स हैं जो बॉडी को बचाती हैं एनिमीज से। तो पुलिस फोर्स देखो वैसे तो बढ़िया काम करती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है, लेकिन पुलिस भी कई बार ना ओवर एग्रेसिव हो जाती है। कई बार पुलिस ओवर एग्रेसिव हो जाती है। वही काम तो टी सेल्स कर रहे हैं। टी सेल्स वैसे तो दुश्मन से बचाते हैं, दुश्मन सेल से, लेकिन कई बार ये टी सेल्स खुद की बॉडी के सेल्स पे अटैक हो जाते हैं, यानी ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो फिर देखो उसी पुलिस फोर्स को मॉनिटर करने के लिए ना एक इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये पुलिस को ही मॉनिटर करता है। तो उसी प्रकार से टी सेल्स जो पुलिस का काम कर रहे थे ना, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए अलग से सेल्स हैं, CD4+ सेल्स। CD4+ टी सेल्स जो हैं वो बाकी टी सेल्स को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सेल्फ अटैक होने से बचाते हैं। अब समझ गए? तो ये जो CD4+ टी सेल्स है ना, ये चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं, बाकी टी सेल्स को रेगुलेट करते हैं, शांत रखते हैं और खुद की बॉडी पे अटैक होने से रोकते हैं। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जो सिमोन साकागुची ने किया और जिसके बाद में बहुत फायदा हुआ, मतलब पता लग गया कि ऑटो इम्यून डिजीज कैसे होते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर फिर दूसरे साइंटिस्ट मैरी ब्रूंको और फ्रेड रैम्सडेल, इनका क्या रोल था? ये दोनों जो साइंटिस्ट थे ना, यूएसए की देखो एक प्राइवेट कंपनी में रिसर्च कर रहे थे जिसका नाम था सेलटेक कायरोसाइंस। तो ना रिसर्च करते करते इन्होंने ना कुछ अजीब तरह के चूहे देखे। ये जो चूहे थे ना, पैदा होने के कुछ ही हफ्तों में मर जाते थे और उनकी स्किन अजीब थी, रूखी रूखी स्किन थी और उनके सारे ऑर्गन्स पर उनके ही इम्यून सिस्टम ने अटैक किया था। इन्हें कहा गया स्कर्फी माइस। क्या बोला गया? ये देखो, स्कर्फी माइस। उन्हें समझ में आ गया कि इन चूहों में ना कोई तो कोई जेनेटिक गड़बड़ जरूर है। तो दोनों साइंटिस्ट ने ना इन चूहों के डीएनए को स्टडी करना शुरू किया और स्टडी में यह पाया कि एक्स क्रोमोजोम पर ना एक जीन में प्रॉब्लम थी। समझ गए? दोबारा से बोल देता हूं मैं, क्योंकि साइंस का आर्टिकल है ना, थोड़ा रिपीट करने पे अच्छे से समझ में आता है। दोनों साइंटिस्ट प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और देखे थे कि कुछ चूहे अजीब तरह से मर रहे थे। उन चूहों को स्टडी किया और स्टडी में पाया कि जो ये चूहे मर रहे थे ना अजीब से, इनके ना एक्स क्रोमोजोम में एक जीन में म्यूटेशन थी। एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि सारे मरने वाले चूहे मेल थे। अब मेल में ही तो XY होता है ना, फीमेल में तो XX होता है, बैकअप होता है। मेल में बैकअप नहीं होता एक्स क्रोमोजोम का। तो एक्स क्रोमोजोम के एक जीन में म्यूटेशन थी, एक जीन में गड़बड़ थी। एक नया जीन जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, अचानक से कहानी में आ गया। उस जीन में गड़बड़ी की वजह से वो सारे चूहे मर रहे थे और इन साइंटिस्ट ने ना उस जीन को नाम दिया जिसमें गड़बड़ थी, FOXP3। FOXP3, यहां पे देखो FOXP3। उन्होंने साबित किया कि जब देखो ये FOXP3 जीन अकेले काम करना बंद कर देता है ना, तो पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। समझ गए? सारे चूहे मर रहे थे ऑटो इम्यून डिजीज के कारण। तो साइंटिस्ट ने पाया कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन होता है, उस जीन में गड़बड़ थी जिस वजह से जो ऑटो इम्यून डिजीज हो रहे थे। तो मतलब ये जो जीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखो ऑटो इम्यून डिजीज होने से रोकता है। तो फिर ना इन साइंटिस्ट ने एक और पाया कि कुछ लड़कों में ना, छोटे बच्चों में, कुछ लड़कों में भी एक ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा था जिसका नाम था आईपेक्स सिंड्रोम। छोटे लड़कों में भी ये हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने ना रिलेट कर दिया कि जिस वजह से चूहे मर रहे थे, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन में म्यूटेशन थी जिसका नाम था FOXP3। इवन जो छोटे लड़के मर रहे थे उनको भी यही दिक्कत थी, उनके भी एक्स क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन में दिक्कत थी। उस
दिक्कत की वजह से उन छोटे लड़कों को ये आईपेक्स सिंड्रोम हो रहा था। तो जब ये साबित हो गया तो ये थी जबरदस्त मूवमेंट, पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी। आप बोलोगे सर पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी कैसे? इस चीज को एक बार रिपीट कर दीजिए। पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी देखो ऐसे, क्योंकि ये पता लग गया था कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो FOXP3 जीन है ना, यही मास्टर स्विच का काम करता है। यही मास्टर स्विच का काम करता है जो टी सेल्स को ट्रैग बनाने का ऑर्डर देता है। टी सेल्स को ट्रैग क्या था? वो वाले सेल याद कीजिए, CD4+ वाले सेल्स जो देखो शांत करते हैं, दूसरे टी सेल्स को मॉनिटर करते हैं। तो ये जो जीन है ना, ये कुछ टी सेल्स को CD4+ वाला टी सेल बनाने का ऑर्डर देता है। अगर FOXP3 नहीं होता है तो फिर ये CD4+ वाले जो टी सेल हैं यानी ट्रैग है नहीं बनेंगे, यानी गद्दार टी सेल्स को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर तो ऑटो इम्यून डिजीज होंगे ना। तो ये जो FOXP3 जीन है ये स्विच का काम करता है, मास्टर स्विच। ये कुछ टी सेल्स को ऑर्डर देता है कि आप CD4 बन जाइए, मतलब गद्दार सी सेल्स को रोकिए, उन्हें काबू कीजिए। तो इन डिस्कवरी से ना एक चीज ये साबित हो गई, पहले तो साइंटिस्ट को ये लगता था हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एक लाइट के स्विच की तरह है, बस सिर्फ ऑन ऑफ, यानी इम्यून सिस्टम ऑन हो गया, इम्यून सिस्टम ऑफ हो गया, इस प्रकार से बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है। लेकिन देखो अब साबित हो गया कि इम्यून सिस्टम ना बहुत डायनामिक है, मतलब हमेशा एक बैलेंस स्टैब्लिश करके रखता है। दो स्टेज होती हैं, एक्टिवेट यानी हमला, और दूसरा रिस्ट्रेंट मतलब शांति। दोनों के बीच में एक बढ़िया बैलेंस स्टैब्लिश करके रखता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं इन डिस्कवरीज की? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखो ये है, वो ट्रैग यानी CD4+ वाले जो स्पेशल टी सेल्स हैं ना, जो रिस्ट्रेंट रखवाते हैं, जो गद्दार टी सेल्स को रोकते हैं, तो इनकी संख्या ना बढ़ाने पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी बॉडी में तो ऑटो इम्यून जो डिजीज हो जाते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो स्पेशल टी सेल्स हैं CD4 वाले यानी ट्रैग्स, ये तो गद्दार टी सेल्स को रोक देंगे ना, यानी ऑटो इम्यून डिजीज होने से रोक देंगे। फिर दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काफी बढ़िया डिस्कवरी है। जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो बॉडी की आर्मी ना दुश्मन समझ के उस पर अटैक कर देती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुई। लेकिन अब डॉक्टर ना इंजीनियर्ड ट्रैग्स को यूज कर रहे हैं ताकि बॉडी नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। समझ गए? इवन कैंसर से फाइट में काफी मदद मिलेगी इन डिस्कवरीज से। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो जो ये पूरी डिस्कवरी थी ना, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो गई। साइंस हमेशा ना इंक्रीमेंटल होती है, धीरे धीरे करके रिसर्च होती हैं, हमें चीजें पता लगती हैं। एक सिंगल जीन से सब कुछ ठीक नहीं होगा। जो ये जीन के बारे में पता लगा एक्स क्रोमोजोम के ऊपर, उससे अभी भी बहुत कुछ पता नहीं लगा है, बहुत कुछ पता लगना अभी भी बाकी है। लगातार रिसर्च चलती रहेगी तो शायद और भी नई चीजें सामने आएंगी, और कोई चीज लैब में साबित हो गई, अब थेरेपी के रूप में वो मार्केट में आएगी, इसमें भी काफी लंबा समय लग जाता है। साइंटिस्ट ने कोई चीज लैब में प्रूव कर दी, लेकिन डॉक्टर्स अब उस चीज का इस्तेमाल करने लगेंगे इलाज करने के लिए। ये एक लंबी प्रोसेस होती है, इतना जल्दी नहीं होता। और एक चीज और जो साबित होती है, आमतौर पे कहते हैं कि सिर्फ जो सरकार है वही फंडामेंटल रिसर्च करवाती है, प्राइवेट कंपनीज फंडामेंटल रिसर्च नहीं करवाती। लेकिन इस केस में प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे दो रिसर्चर्स, और उन्होंने ये डिस्कवरी की, तो प्राइवेट कंपनीज का रोल कितना बड़ा है वो भी आप देख लीजिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया में ना पैसिव यूथनेशिया के कंसेप्ट में ना रिफॉर्म लाने से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना यूके ने एक बिल पास किया वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी वहां की लोकसभा में। बिल का नाम है टर्मिनली इल एडल्ट्स बिल। इस बिल के पास होने के बाद में ना पूरी दुनिया में यूथनेशिया जैसे टॉपिक्स पे ना फिर से एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है। आखिर है क्या यूके के इस बिल में? यूके का जो बिल है, ये बिल देखो फिजिशियन असिस्टेड डाइंग को अलाउ करता है। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है डॉक्टर पेशेंट को ना लीथल मेडिकेशन देगा, फॉर एग्जांपल कोई टेबलेट दे दी,
फिर वो जो टेबलेट है वो पेशेंट के द्वारा कंज्यूम की जाएगी, ली जाएगी, और वो डेथ को एक्सेप्ट करेगा या करेगी। लेकिन देखो, इसके लिए ना प्रॉपर प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मन में आया पेशेंट के प्लीज मुझे दे दो और डॉक्टर ने तुरंत के तुरंत दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन फिजिशियन असिस्टेड डाइंग का मतलब ये होता है फिजिशियन हेल्प करता है। फिजिशियन खुद कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा रहा है, उसने हेल्प कर दी पेशेंट की कि आपको लेना है तो ले लो। ये देखो एक्टिव यूथनेशिया से ना थोड़ा अलग है। और किन के लिए है ये कंडीशंस मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला ना, ऐसा नहीं कि पेशेंट के मन में आया और उसने डॉक्टर से मांग लिया, नहीं। ये उन मेंटली कॉम्पिटेंट एडल्ट्स के लिए है जिनके पास में जीने के लिए सिर्फ 6 महीने से कम का समय बचा है और वो काफी दर्द से गुजर रहे हैं। तो ऐसे मेंटली कॉम्पिटेंट, मतलब जो अपने बारे में सोच सकते हैं, वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें ऐसी मेडिसिन दे दीजिए, हम अभी और दर्द नहीं सहन करना है, वैसे भी मरने वाला हूं, तो आप ऐसी कोई मेडिसिन हमें दे दीजिए ताकि उस दर्द को, उस सफरिंग को खत्म किया जा सके। और जो ये फिजिशियन असिस्टेड डाइंग होगा ना वहां पे यूके में, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी कि हाँ भाई वो 6 महीने के अंदर मरने वाला है, मेंटली कॉम्पिटेंट है या नहीं है, और नेशनल पैनल के द्वारा देखरेख भी की जाएगी। तो प्रॉपर सेफ गार्ड्स हैं। हालांकि देखो, यूके के इस बिल को ना अभी वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड से, यानी वहां की राज्यसभा से अप्रूवल नहीं मिला है। फिर भी देखो, राइटर बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है, फिजिशियन असिस्टेड डाइंग। बट हमारे लिए देखो इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया में फिलहाल देखो पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। सबसे पहले यूथनेशिया का मतलब बताइए। यूथनेशिया का सिंपल मतलब होता है दया मृत्यु। जब देखो कोई बहुत ज्यादा लाइलाज बीमारी से सफर कर रहा होता है और असहनीय पेन में होता है, वो कहता है मुझे मृत्यु दे दीजिए। तो दया खा के जब उसको मृत्यु दी जाती है तो वो होता है यूथनेशिया। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में ना हम कोई ऐसा ड्रग या इंजेक्शन दे रहे हैं उस पेशेंट को जो लाइलाज बीमारी से सफर कर रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है, दर्द काफी ज्यादा है, मरने वाला है। तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर जब अपनी तरफ से कुछ इंजेक्शन वगैरह देता है, ड्रग देता है, तो वो होता है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव इसलिए क्योंकि तो देखो डॉक्टर अपनी तरफ से एक्शन ले रहा है। दूसरी तरफ पैसिव यूथनेशिया वो होता है कि डॉक्टर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन लाइफ सपोर्ट हटा दी जा रही है। लाइफ सपोर्ट जैसे मान लीजिए वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है या फीडिंग पाइप पे है, फीडिंग पाइप हटा दिया या वेंटिलेटर हटा दिया, लाइफ सपोर्ट हटा दी, फिर नेचर की तरफ से जो होगा वो होगा। अब उसके बाद तो नेचर जो चाहेगी, कुदरत जो चाहेगी, उतनी सांसें चलेंगी, उतने समय तक वो जिंदा रहेगा। ये पैसिव यूथनेशिया है। इसमें सिर्फ लाइफ सपोर्ट हटाया जा रहा है, अदरवाइज कुछ मारने के लिए नहीं दिया जा रहा है। समझ गए, फर्क है। इंडिया की जर्नी की बात करें, अब आर्टिकल में है नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। बताना पड़ता है यार, यूथनेशिया आया है तो यूथनेशिया आपका कवर होना चाहिए। आर्टिकल में जो आया है वो भी कवर होना चाहिए क्योंकि नई चीजें हैं, लेकिन बैकग्राउंड भी कवर होना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड यानी स्टैटिक के साथ आप रिलेट करोगे तभी तो आपका कंप्लीट कंसेप्ट कवर होगा ना। इसलिए मैं हमेशा बैकग्राउंड कवर करता हूं, बेसिक्स हमेशा कवर करता हूं। समझ गए। तो इंडिया में ना 2011 की बात है। 2011 में ना अरुणा सानबाग का केस सामने आया था। क्या था ये अरुणा सानबाग का केस? 1973 में ना नर्स थी ये, मुंबई के KEM हॉस्पिटल में। इनके ऊपर एक ब्रूटल अटैक हुआ था। तो अटैक के बाद ये कोमा में चली गई थी, वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। तो काफी साल तक, यानी 42 साल तक ये वेजिटेटिव स्टेट में रही। और ना बाद में इनकी जो दोस्त थी पिंकी वीरानी, जर्नलिस्ट थी, इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया था और बोला था कि इनको ना पैसिव यूथनेशिया दिया जाए, पैसिव यूथनेशिया अरुणा सानबाग को दिया जाए। तो 2011 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ना अरुणा सानबाग के लिए ना यूथनेशिया अलाउ कर दिया था। लेकिन ये देखो भारत के इतिहास में ना पहली बार था कि पैसिव यूथनेशिया के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो कोर्ट ने ये बोला कि एक्सेप्शनल केसेस में हाई कोर्ट की परमिशन से लाइफ सपोर्ट को हटाया जा सकता है। समझ गए। तो ये पहला स्टेप था हमारे देश में जब जुडिशरी ने किसी प्रकार के पैसिव यूथनेशिया को एक्सेप्ट किया था, वो था अरुणा सानबाग के केस में। लेकिन बाद में
कोर्ट्स ने थोड़ा और फॉर्मलाइज कर दिया। 2018 में एक एनजीओ था कॉमन काज। कॉमन काज ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए। तो कोर्ट ने ना इस कॉमन काज एनजीओ वाले केस में ये बोला था, जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 में आता है। वैसे आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है। तो 2018 के इस कॉमन काज जजमेंट में ना एक नया कंसेप्ट जुडिशरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लिविंग विल का कंसेप्ट। लिविंग विल मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप पहले से लिख कर जाते हैं कि अगर कल को मैं कोमा में चला गया तो मेरे साथ क्या किया जाए। समझ गए? कोई पर्सन है महेश, आज जिंदा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन महेश ने आज अपनी लिविंग विल लिख दी और बोल दिया कि कल को देखो 20-25 साल बाद अगर मैं किसी कारणवश से कोमा में चला गया तो मेरे साथ ये किया जाए। ये सब कुछ महेश एक डॉक्यूमेंट पे लिख देता है एडवांस में, तो उसे ही बोलते हैं लिविंग विल। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कॉमन काज केस में लिविंग विल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह बोला कि अगर कोई देखो अपना लिविंग विल पहले से लिख के जाता है तो फिर उसके हिसाब से पैसिव यूथनेशिया को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर हैं, जैसे 2 मेडिकल बोर्ड गठित करने पड़ेंगे और लिविंग विल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाया गया हो। हालांकि बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि लिविंग विल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना जरूरी नहीं है, सिर्फ नोटरी वगैरह से भी अटेस्ट करवाएंगे तो काम चल जाएगा। तो ये 2023 में फर्दर 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लिविंग विल को सिर्फ नोटरी वगैरह से अटेस्ट करवाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये आपको हिस्ट्री पता लग गई। 2011 में पहली बार अरुणा शानबाग का केस, 2018 में कॉमन काज एनजीओ में लिविंग विल का कंसेप्ट आया और प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया कैसे पैसिव यूथनेशिया को अंजाम दिया जा सकता है। लिविंग विल में पहले से लिखा गया हो, बाद में 2 मेडिकल बोर्ड्स गठित करने पड़ेंगे, पूरा प्रोसीजर बताया गया। 2023 में थोड़ा सा प्रोसीजर को आसान किया गया कि लिविंग विल को सिर्फ अटेस्ट करवा लो, नोटरी से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन देखो ये प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब देखो राइटर ये बोलते हैं हमारे देश में ना लिविंग यूथनेशिया, जो ये पैसिव यूथनेशिया है, इसको अंजाम देना अभी भी बहुत मुश्किल है। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना अवेयरनेस की कमी है और 2 मेडिकल बोर्ड्स गठित करने पड़ेंगे, उनकी क्लियरेंस लेना, फिर जुडिशियल ओवरसाइट भी है। तो इस पूरे प्रोसेस में इतना वक्त लग जाता है कि ये पेशेंट और उसके परिवार के लिए ना क्रूअल्टी बन जाता है। इतना टाइम लगेगा पसोपेश में, टेंशन में। तो पैसिव यूथनेशिया का कंसेप्ट तो है, वो इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है और डॉक्टर्स भी देखो हिचकिचाते हैं। इतनी स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसेस है पैसिव यूथनेशिया की, डॉक्टर्स को डर लगता है कि यार डिसीजन लेंगे, कुछ गलत हो गया तो कल को लीगल कार्रवाई हमारे खिलाफ हो सकती है। इस वजह से ना इनफॉर्मल डिसीजन ज्यादा होते हैं, लिखित में कुछ नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर्स ने ना फैमिली वालों के साथ में मिलकर डिसाइड कर लिया कि वेंटिलेटर से हटा दिया जाए पेशेंट को। ऐसे इनफॉर्मल डिसीजन ज्यादा होते हैं। आपने भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में, डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि देखो आपके पास में पैसा है तो वेंटिलेटर पर रखो, अदरवाइज जान तो वापस नहीं आएगी। तो फिर फैमिली वाले जो हैं वो डॉक्टर के कहने पे वेंटिलेटर हटवा लेते हैं और घर ले जाते हैं, घर जाते ही डेथ हो जाती है। ऐसा हम नॉर्मली देखते हैं ना। तो ये एक प्रकार से ना इनफॉर्मल तरीका है, और फॉर्मल तरीका क्या होता है? वो लीगल प्रोसेस सब कुछ फॉलो करना। समझ गए? और देखो एक पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो यूके के पास में तो वहां पे ना हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है, हर किसी को जनरल प्रैक्टिशनर की सुविधा मिलती है। इंडिया में तो आपको पता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है। यहां पे पैलिएटिव केयर जो है वो भी बहुत वीक है। पैलिएटिव केयर मतलब दर्द कम करने की जो केयर है बहुत स्ट्रोंग नहीं है इंडिया में। तो इंडिया और यूके की सिचुएशन अलग है, लेकिन एक दिक्कत ये है इंडिया में लोग ना पैसिव यूथनेशिया का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, बहुत ज़्यादा एल्डर्स हैं, अब उनको ना कुछ परिवार वाले ना इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं कि ना आप राइट टू चूज के बजाय आप ना ड्यूटी टू डाई चूज कीजिए। मतलब आपका कर्तव्य बनता है कि आप मर जाओ,
इस प्रकार से इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है कुछ परिवार वालों के द्वारा डिफरेंटली एबल पर्सन्स को या फिर एल्डर्स को। तो मिसयूज होने का खतरा काफी ज्यादा है। तो इसलिए ना कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं राइटर, बैलेंस कैसे स्टैब्लिश किया जाए। सबसे पहले तो लिविंग विल का होना जरूरी है। अब ये लिविंग विल ना, आप लिविंग विल ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, आधार से आप वेरीफाई कर सकते हो, बायोमेट्रिक की सहायता से। ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। मतलब वो नहीं कि आप नोटरी से जाके अटेस्ट करवाओ, वो सब नहीं। आपने लिविंग विल में कुछ लिखा, आधार से वो वेरीफाई करवा दिया, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए और उसे डिजिटली स्टोर करके रख लिया। फिर देखो, दो मेडिकल बोर्ड बने पैसिव यूथनेशिया को सर्टिफाई करने के लिए। इससे अच्छा ये है हॉस्पिटल में ना, हॉस्पिटल में एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए। उस एथिक्स कमेटी में ना कौन हो, सीनियर डॉक्टर्स हो, पैलिएटिव डॉक्टर यानी दर्द कम करने का डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, और कोई थर्ड पार्टी न्यूट्रल पर्सन भी हो। तो ये सारे लोग हों उस एथिक्स कमेटी में और वो डिसाइड करे कि पैसिव यूथनेशिया देना है या नहीं देना है। ये होना चाहिए। दो मेडिकल बोर्ड्स गठित करने का जो भी प्रोसीजर है ना, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। फिर राइटर तीसरी चीज बोलते हैं, देखो ओम्बड्समैन टाइप की जो चीजें हैं ना, जैसे आरबीआई का ओम्बड्समैन है, कुछ भी गलत हो तो उसको मॉनिटर करने के लिए, ये ओम्बड्समैन टाइप की चीजें काम नहीं करती। इससे अच्छा एक ये है इंडिपेंडेंट मेडिकल ऑडिटर हो जो उन केसेस को ऑडिट करे टाइम टू टाइम जहां पे पैसिव यूथनेशिया दिया गया है, ताकि कुछ गलत ना हो। तो इंडिपेंडेंट मेडिकल ऑडिटर्स होने चाहिए बजाय कि ओम्बड्समैन जैसे सिस्टम। और कुछ मैंडेटरी सेफगार्ड्स किए जा सकते हैं, जैसे डिसीजन ले लिया मान लीजिए पैसिव यूथनेशिया का, तो उसके बाद 7 दिनों तक कुछ ना किया जाए। ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए ताकि डिसीजन को फिर से पलटना है तो पलटा जा सके, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो। पेशेंट्स और फैमिली की प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो कि आप क्या करने जा रहे हो, आपको पता है। और मैंडेटरी सेफगार्ड्स जैसे पैलिएटिव केयर ऑप्शंस, यानी दर्द को मैनेज करने के ऑप्शंस अगर अवेलेबल हैं तो पहले उनको आजमाया जाए। तो ये सारे सेफगार्ड्स होने जरूरी हैं इससे पहले कि पैसिव यूथनेशिया को अंजाम दिया जाए। फिर देखो, अवेयरनेस की भी आवश्यकता है। डॉक्टर्स को भी ना थोड़ा ट्रेन करने की आवश्यकता है, पेशेंट कम्युनिकेशन के बारे में, लाइफ डेथ चॉइसेस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ना डॉक्टर्स को और गहराई से ट्रेन करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें ना एमबीबीएस के करिकुलम में होनी चाहिए। और लोगों में भी ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि लिविंग विल क्या है, कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सरकार इस मामले में बहुत कुछ कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पैसिव यूथनेशिया का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कफ सिरप लिंक्ड डेथ्स से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 12 बच्चों की डेथ हो गई एक सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में। उस कफ सिरप का नाम है कोल्ड्रीफ कफ सिरप। और जब लैब में टेस्ट हुआ इस कफ सिरप का तो काफ़ी हैरानी वाली चीज़ सामने आई। DEG डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट है, इसकी मात्रा मिली 48%, जबकि अलाउड कितनी है? सिर्फ 0.1%। तो जितना अलाउड है उससे 480 टाइम्स ज़्यादा DEG की मात्रा मिली। DEG यानी डाईइथाइलिन ग्लाइकोल इंडस्ट्रियल सोलवेंट है, टॉक्सिक केमिकल है। इसे ना ब्रेक फ्लूइड्स में यूज़ किया जाता है या फिर एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमारी बॉडी में अगर ये आ जाए तो लीवर, किडनी, नर्वस सिस्टम को फेल कर सकता है। तो सोच के देखो, ऐसी कफ सिरप बच्चों ने पी ली कोल्ड्रीफ, जिसमें DEG की मात्रा 48% थी और 12 बच्चों की डेथ हो गई। लोग देखो पहले ना ये बोल रहे थे, उज्बेकिस्तान और गैम्बिया में भी ना इंडियन कंपनीज की कफ सिरप पीने से वहां पे बच्चों की डेथ हो गई थी। तो पहले बोल दिया गया कि स्टोरेज अच्छा नहीं था इसलिए वहां पे बच्चों की डेथ हुई, जबकि इंडियन कंपनीज की गलती नहीं थी। लेकिन देखो अब इंडिया में ही कफ सिरप पीने से डेथ हो गई, तो ब्लेम किस पे लगाएं? आप बताओ। गैम्बिया में जिस कंपनी की कफ सिरप पीने से डेथ हुई थी उसका नाम था मेडिन, और उज्बेकिस्तान में जिस कंपनी की कफ सिरप पीने से बच्चों की डेथ हुई थी वो भी इंडियन कंपनी, जिसका नाम था मेरियोन। इंडिया में भी देखो पहले ऐसे केस सामने आ चुके हैं 1986 में और 1998 में। अब फिर से DEG कंटामिनेशन का केस सामने आया है।
किस पे ब्लेम डालें? या तो देखो डोमेस्टिक क्राइसिस हैं, इंडियन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पे पहले भी सवाल उठे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो भी देखो कितनी घटिया। जब देखो डॉक्टर ने नोटिस किया कि छोटे छोटे बच्चों की डेथ हुई है, सब में एक कॉमन चीज की इन्होंने ना एक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पी थी। बाद में कोल्ड ड्रिंक का नाम तो बाद में सामने आया। तो 13 ड्रग्स की लिस्ट बनाई गई और लैब में भेजी गई, लेकिन अभी 3 पे ही रिजल्ट सामने आया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने पब्लिक को रीएश्योर कर दिया सब सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये तो देखो भला हो तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तमिलनाडु गवर्नमेंट में ये कंपनी है श्रेयसन कंपनी, जिसकी एक कफ सिरप थी कोल्ड ड्रिंक। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अच्छे से लैब टेस्टिंग करवाई और सामने आया कि बहुत बड़ी गड़बड़ है इस कोल्ड ड्रिंक सिरप में। तो डीजी की मात्रा 48% है, 480 टाइम्स जितना अलाउड है। तब जाके बाकी स्टेट्स ने फिर इस कफ सिरप को बैन किया। तो सरकार की भी कमी है। और देखो ये सिर्फ कंटामिनेशन नहीं है कि हाँ भाई इतना डीईजी दवाई में आ गया, कफ सिरप में आ गया। ये तो इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस कंपनी का रेगुलर इंस्पेक्शन होता था? कौन जिम्मेदार था चेक करने के लिए? और ये कफ सिरप तो 20 सालों से बेच रही है कंपनी, तो क्या लैब टेस्टिंग मैंडेटरी थी हर बैच की? ये बेसिक क्वेश्चंस उठ रहे हैं। देखो इंडिया में ना दवाइयों का ना 2 लेवल का रेगुलेशन होता है। एक तो करती है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल पे। फिर स्टेट लेवल पे स्टेट ड्रग कंट्रोलर होते हैं। पर रियलिटी ये है जहां पे देखो 2 मालिक होते हैं ना, वहां जिम्मेदारी बिखर जाती है। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती। जो इंस्पेक्शन रूटीन है अनक्लियर है, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। तो इसी वजह से देखो ये कोल्ड ड्रिंक जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं 20 साल तक मार्केट में टिके रहे। और एक और शॉकिंग चीज आपको बताता हूं, 2013 में ना एक हेल्थ एडवाइजरी आई थी। 2013 में एक हेल्थ एडवाइजरी आई थी कि 4 साल से छोटे बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप ना दी जाए। तो डॉक्टर ने क्या उस एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया? क्यों 4 साल से छोटे बच्चों को ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब की गई थी? क्या पेरेंट्स ने डॉक्टर से पूछा ही नहीं और सेल्फ मेडिकेशन हुआ है यहां पे, अपने आप से कफ सिरप ले ली? मॉनिटरिंग सिस्टम इतना वीक क्यों है? तो इन सवालों के जवाब भी हमें ढूंढने होंगे। देखो इंडिया ना दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर है जेनरिक मेडिसिन का। हमारी दवाइयां 200 प्लस कंट्रीज में जाती हैं। फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड का ग्लोबल टैग हमें मिला हुआ है। लेकिन देखो जब ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, इंडियन कंपनीज के कफ सिरप पीने से लोगों की डेथ होगी, बच्चों की डेथ होगी, निर्दोष बच्चों की, तो फिर देखो कौन इंडिया की दवाइयों पे भरोसा करेगा? तो इसलिए सॉल्यूशन ये है, बैच लेवल टेस्टिंग होनी चाहिए, मैंडेटरी हो बैच लेवल टेस्टिंग। हर ड्रग का जो नया बैच आया है उसकी लैब टेस्ट कंपलसरी हो, और डीईजी जैसे कंटामिनेंट्स का रैंडम ऑडिट होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स के बीच में क्लियर हायरार्की हो, मतलब पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ये नेग्लिजेंट कंपनीज हैं उनको लाइफ टाइम बैन कर दो, और डायरेक्टर्स जो हैं ऐसी कंपनीज के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में डालो। मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए ऐसे डायरेक्टर्स का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। बहुत दुखद था आर्टिकल, छोटे बच्चों की डेथ हुई बेचारों। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना मेडिसिन में, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।